हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ प्रश्नावली 12.2 की पार्ट 2 वीडियो का। पार्ट 1 वीडियो में देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए थे। अब पार्ट 2 वीडियो जो है उसमें भी देखिए आपको बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको बताने हैं। तो उसमें देखिए जो सबसे पहले क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर वो क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए लैंग्वेज भी देखते हैं। एक सौदागर 2 प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिनकी कीमतें क्रमशः 25,000 तथा 40,000 रुपए होंगी, वो बेचने की योजना बनाता है। यानी सौदागर 2 प्रकार के कंप्यूटर बेचता है, एक तो डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना। यह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटरों की कुल मासिक मांग यानी एक महीने की जो कुल डिमांड है उसकी वो 250 नगों से अधिक नहीं होगी। यानी दोनों प्रकार के कंप्यूटर वो 250 से ज्यादा नहीं बेचेगा। 250 से कम बेच सकता है, 250 से ज्यादा नहीं बेचेगा। अब देखिए प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटरों की नगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे सौदागर को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो लाभ अधिकतम हो यानी जो रैखिक फलन आपका बनेगा वो बनेगा z यानी कि अधिकतम लाभ के लिए। z जो फलन होगा वो कुल लाभ का होगा और वो भी हमें दिखाना है अधिकतम कब होगा। यदि उसके पास निवेश के लिए 70 लाख रुपए से अधिक नहीं है, इसका मतलब उसके पास जो निवेश के लिए रुपए हैं यानी लागत जो है उसकी वो 70 लाख ही है, इससे ज्यादा वो लागत भी नहीं कर सकता। और डेस्कटॉप नमूने पर उसका लाभ एक नमूने पर 4500 रुपए है और पोर्टेबल नमूने पर लाभ जो है वो 5,000 रुपए है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो लाइन लिखी है शुरुआत में, उन्होंने देखिए ये बात क्लियर पूछी है कि दोनों प्रकार के नगों की संख्या ज्ञात कीजिए अलग अलग। तो माना डेस्कटॉप नमूने के x नग और पोर्टेबल नमूने के y नग संग्रह किए जाते हैं। डेस्कटॉप नमूने के x नग और पोर्टेबल नमूने के y नग संग्रह किए जाते हैं। तो कुल लाभ, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई कि हमें यही चीज अधिकतम दिखानी है, तो जो रैखिक फलन होगा यानी कि z वो बनेगा लाभ का। और कितना देखिए डेस्कटॉप नमूने के डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उसके एक नमूने पर लाभ है 4500 रुपए। एक नग पर अगर 4500 का लाभ है तो x नगों पर कितना हो गया 4500x प्लस पोर्टेबल नमूने की जो एक नग पर लाभ है वो है देखिए 5,000 रुपए। तो y नगों पर कितना हो गया 5,000 y। ये हुआ देखिए टोटल लाभ 4500x प्लस 5,000 y। इसी को हमें दिखाना है कि ये अधिकतम कब होगा। अब देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपकी समीकरणें भी बन जाती हैं, लेकिन देखिए यहां ऐसा नहीं है। समीकरणें बनाते हैं हम, देखिए समीकरणें बनाते हैं एक चार्ट बनाकर, लेकिन यहां कोई जरूरी नहीं है कि चार्ट ही बनाना पड़े। मैं बताता हूं किस तरीके से। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहली बात ये आपकी देखिए तीसरी लाइन में लिखी है, यह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटरों की कुल मासिक मांग 250 नगों से अधिक नहीं होगी। यानी दोनों प्रकार के जो कंप्यूटर हैं मिलाकर 250 से ज्यादा नहीं बेच सकता हो। मैं चलिए यहां किस तरीके से लिख देता हूं। प्रश्नानुसार दोनों प्रकार के कंप्यूटर की मांग 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब एक समीकरण तो इससे ही बनेगी।
यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है चार्ट बनाए, हर क्वेश्चन में देखिए जरूरी नहीं है कि चार्ट बने। हाँ, चार्ट कैसे बनता है, जो आपको मैंने आहार संबंधी समस्या बताई पिछले वीडियो में और उत्पादन संबंधी समस्या बताई, उनमें बन जाता है चार्ट। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें चार्ट नहीं बनता, उनमें देखिए ये भी है। अब दोनों प्रकार के कंप्यूटरों की मांग 250 से अधिक नहीं हो सकती, यानी 250 से कम हो सकती है, 250 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो दोनों प्रकार के टोटल कंप्यूटर कितने हो गए, x प्लस वाई। यहां पे चलिए मैंने लिख दिया 250। ये 250 से कम हो सकते हैं या 250 के इक्वल भी हो सकती हैं, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 250, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। चलिए एक समीकरण तो यही बन गई। अब आती है दूसरे समीकरण के लिए। देखिए ये लिखा है लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में, उसके पास निवेश के लिए 70 लाख रुपए से अधिक नहीं है। यहां मैं लिख देता हूं, सौदागर के पास निवेश के लिए 70 लाख रुपए से अधिक नहीं है। इसका मतलब एक समीकरण इससे भी बनेगी, यानी उसके पास जो टोटल निवेश के लिए लागत है, इसे लागत ही कहेंगे हम, वो 70 लाख से ज्यादा लागत नहीं कर सकता। अब ये कैसे निकालने के लिए शुरुआत में लिखा है, इनकी जो कीमतें हैं, डेस्कटॉप की कीमत है 25,000 रुपए, पोर्टेबल की कीमत है 40,000 रुपए, इसके एक नग की कीमत अगर 25,000 है तो x नगों की कीमत कितनी हो गई, 25,000 x प्लस इसके एक नग की कीमत अगर 40,000 है तो y नग की कीमत कितनी हो गई, 40,000। और ये इसकी देखिए टोटल लागत हुई 25,000। देखिए बेचने की कीमत नहीं है, 25,000 उसकी खरीदने की कीमत है, यानी उसे जो कंप्यूटर पड़ेगा वो 25,000 का पड़ेगा, तो ये वाला पड़ेगा उसे 40,000 का। ये इनकी लागत मूल्य है और टोटल लागत तो कितना कर सकता है, 70 लाख। अब इससे अधिक नहीं है, इससे कम हो सकते हैं, यानी कि लेस देन और इक्वल टू। टोटल लागत है या तो 70 लाख होगी या 70 लाख से कम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इस समीकरण को देखिए मैं छोटा भी कर सकता हूं। ये समीकरण देखिए किसी संख्या से कैंसिल आउट भी हो जाएगी। ये किस संख्या से कैंसिल होती है, चलिए ये बात भी नोट करते हैं। ये 500 से कैंसिल होती है, किससे, बल्कि 500 नहीं 5,000 से कैंसिल होती है। मैं चलिए 5,000 से भाग करके ही लिख रहा हूं, मैं याद करके लिख देता हूं। अगर हम 5,000 से भाग करें तो 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू, अगर हम 5,000 से भाग करते हैं 1400। ये आती है दूसरी आपकी अवरोध कहेंगे इन्हें। ये पहला व्यवरोध है और ये दूसरा व्यवरोध है, और कोई तो नहीं बनेगा। लाभ हमें दिखाना है, देखिए अधिकतम। अब ये समस्या किस तरीके से बन गई, यानी कि अधिकतमीकरण z बराबर 4500x प्लस 5,000। इसे हमें अधिकतम दिखाना है, व्यवरोध आपके लिए। तो चलिए व्यवरोध अगर यही है तो इन्हें पहले समीकरण भी हमें बनानी पड़ेंगी, यानी कि इनका ग्राफ x प्लस वाई बराबर 250 और दूसरी है 5x प्लस 8y बराबर 1400। चलिए इसे कंप्लीट करके देखते हैं। देखिए कोई भी व्यवरोध है वो हमेशा एक सरल रेखा ही होगी। कितने कोई सा भी क्वेश्चन कर लें आप, जो भी व्यवरोध होगा वो एक सरल रेखा ही होगी। अब इन्हें कैसे कंप्लीट, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार हम x का मान 0 रखते हैं, एक बार y का मान 0 रखते हैं।
ये देखिए यहाँ पे करूंगा, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। अगर हम x का मान 0 रखें तो y का मान 250, और y का मान 0 रखें तो x का मान 250। ये कंप्लीट हो गया। 0, 250, 250, 0। x का मान 0 रखा तो 8y बराबर 1400, y बराबर 175, और y का मान 0 रखा तो x बराबर 280, यानी 0, 175, 280, 0। अब ये देखिए थोड़ी संख्याएं बड़ी हैं तो हम इनमें 50 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, यानी 50, 100, 150, 200, 250। यहां पे चलिए मैं देख देता हूं 50, यह आपका 100 हो गया, 150, 200, 250। कौन कौन से हैं? 0, 250 वो देखिए ये वाला बिंदु है, और 250, 0 ये देखिए ये वाला बिंदु है। पहली रेखा तो इस तरीके से बन गई, यानी कि x + y बराबर 250। वो तो देखिए आपकी ये वाली रेखा हो गई। मैं चलिए यहां लिख देता हूं x + y बराबर 250। अब आती है दूसरी रेखा 0, 175। तो 175 देखिए 150 और 200 के ठीक बीच में 175 होगा। 280, 0 मैंने 280 नहीं दिखाया है, तो देखिए 250 के बाद 300 ही होता, 280 करीब यहां होगा, मैंने देखिए यहां दिखा दिया 280। इन दोनों को मिला के ये देखिए आपकी रेखा बनी। ये दूसरी रेखा 5x + 8y बराबर 1400। ये मैंने यहां लिख दिया 5x + 8y बराबर 1400। अब देखिए समीकरण के लिए जो आलेख यानी कि ग्राफ को हम बना चुके हैं, केवल सुसंगत क्षेत्र की बात है, वो पता लगेगा हमें मूल बिंदु रख के। अगर हम इसमें मूल बिंदु रखते हैं 0 + 0, 0 < 250, और 0 छोटा होता है 250 से, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब मूल बिंदु से संतुष्ट करता है। आप लोग लिख देना मूल बिंदु इस व्यवरोध को संतुष्ट करता है। यहां पे देखते हैं अगर हम इसमें मूल बिंदु रखते हैं तो 0 + 0, 0 < 1400, ये बात भी सत्य है, यानी मूल बिंदु इसे भी संतुष्ट करता है। इसका मतलब देखिए क्लियर हो गई ये बात, मूल बिंदु पहले व्यवरोध को भी संतुष्ट करता है और मूल बिंदु दूसरे व्यवरोध को भी संतुष्ट करता है। इसका मतलब जो इसका सुसंगत क्षेत्र होगा ये मूल बिंदु की तरफ वाला भाग होगा और ये भी मूल बिंदु की तरफ वाला भाग होगा, यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें मूल बिंदु सम्मिलित है। अब देखिए पहली रेखा की बात करें तो इसके लिए मूल बिंदु इधर की तरफ आता है, आप लोग ध्यान रखें, और जो ये दूसरी समीकरण है इसके लिए भी इधर की तरफ आता है। तो इसके लिए देखिए इधर का भाग और इस वाली समीकरण के लिए इधर का भाग, दोनों में जो कॉमन हुआ वो देखिए यही भाग हुआ। आप लोग सीधे निकाल सकते हैं कॉमन भाग, और अगर प्रॉब्लम पड़ती है तो जैसे मैंने आपको 12.1 में बताया, एक के लिए आप ऊर्ध्वाधर दिखाएं, एक के लिए दिखाएं क्षैतिज। जो छोटे छोटे आयताकार भागों से छायांकित भाग होगा वही आपका सुसंगत क्षेत्र होगा। और अगर आप सीधे निकाल सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैंने सीधा निकाला है, ये हुआ आपका सुसंगत क्षेत्र। अब इसके 3 कोणीय बिंदु हैं, एक की दिवार 0,175, एक कोण दिवार देखिए 250,0, एक कोण दिवार। ये बिंदु ऐसा है देखिए जो हमें हल करके पता लगेगा, इन समीकरणों को हल करके। अगर हम इन समीकरणों को हल करते हैं x + y बराबर 250, 5x + 8y बराबर 1400, अगर मैं देखिए इन्हें हल करता हूं तो y का मान तो 150 आता है, x का मान आता है 100, y का मान देखिए
50 आता है केवल y का मान। मैं चलिए दोबारा निकाल लेता हूं, 5x + 5y बराबर 1250, यानी कि 3y। तो y का मान 50 आता है, x का मान 200 आता है, बिल्कुल ठीक। x का मान 200 और y का मान 50, 200, 50, बिल्कुल ठीक है। आप लोग दोनों में चेक करके देख सकते हैं, दोनों को संतुष्ट करेगा। तो सुसंगत क्षेत्र के जो 3 कोणीय बिंदु हुए वो आपको लिख के दिखाने जरूरी है। सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं? 0, 175, 250, 0 व 200, 50। इसका मतलब क्या है? इन्हीं कोणीय बिंदुओं में से कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर रैखिक फलन 4500x + 5000y इसका मान अधिकतम होगा। कितना होगा चलिए देखते हैं। 0, 175, 250, 0 और 200, 50। चलिए चेक करते हैं। x का मान 0 तो ये 0 ही हो गया, y का मान 175, इसका मतलब 8,75,000 रुपए पहले बिंदु पे आया है, टोटल लाभ है। 250, 0 यानी y का मान 0 रखना है, x का मान कितना रखना है? 250, यानी 11,25,000 रुपए। अब आता है दूसरा बिंदु, x का मान 200 और y का मान 50। अगर हम यहां x का मान 200 रखते हैं तो 9 लाख रुपए, और ये होते हैं देखिए 2,50,000, यानी कि 11,50,000 रुपए। अब इनमें जो अधिकतम लाभ हुआ वो देखिए, ये हुआ अधिकतम लाभ 11,50,000, यानी सौदागर का जो अधिकतम लाभ हुआ 11,50,000 रुपए। कौन से बिंदु पर? 200, 50 पर। तो इसका उत्तर यह हुआ डेस्कटॉप नमूनों के 200 नग और पोर्टेबल नमूने के 50 नग संग्रह किए जाते हैं, तब अधिकतम लाभ 11,50,000 होगा। ये क्वेश्चन हुआ देखिए कंप्लीट अपना, क्वेश्चन नंबर 8। अब चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अच्छा है अगला। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आहार संबंधी समस्या है। आप लोग सोचेंगे मैं आहार संबंधी समस्या बता चुका हूं, फिर भी मैं देखिए एक बार बताता हूं आहार संबंधी समस्या, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या होती है जिसमें 4 डाटा जरूर बनेगा। कुछ ना कुछ देखिए इस तरीके के तर्क दे रखे होते हैं कि पहले भोज्य पदार्थ में इतने हैं और दूसरे में इतनी मात्रा है। पहले एक बार देखिए लैंग्वेज की पढ़ता हूं। एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए के होने चाहिए और 100 मात्रक खनिज के होने चाहिए। यानी हमें एक भोज्य पदार्थ का मिश्रण ऐसा तैयार करना है, क्योंकि इसके नीचे लाइन में लिखा है 2 प्रकार के भोज्य पदार्थ F1 और F2 उपलब्ध हैं। इसका मतलब है इनका मिश्रण ऐसा तैयार करना है जिसमें कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए के हों। तो विटामिन ए की जो हमें आवश्यकता है वो है 80 मात्रक, और उसी में 100 मात्रक खनिज होने चाहिए। यानी हमारी जो आवश्यकता है खनिज की वो कम से कम 100 मात्रक है। अब देखिए आगे, भोज्य F1 की लागत, भोज्य पदार्थ F1 की लागत 4 रुपए प्रति मात्रक और भोज्य पदार्थ F2 की जो लागत है 5 रुपए प्रति मात्रक है। यानी आपको लागत भी देखिए कम से कम दिखानी होगी, ये शायद सबसे लास्ट में लिखा है। न्यूनतम मूल्य यानी कि न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। तो आपका जो रैखिक फलन बनेगा
वो लागत का ही बनेगा। इनकी कीमत देखिए क्या क्या है, प्रति मात्रक 4 रुपए और 5 रुपए। तो आपको ये प्रति मात्रक इनकी संख्या जो लेनी है वो मात्रक ही लेनी है। अगर प्रति किलोग्राम होगा तो आप क्या किलोग्राम लेंगे, प्रति मात्रक है आप मात्रक लेंगे। कुछ और चीज दे रखी हो, ग्राम दे रखा हो, आप ग्राम लेंगे। माना भोज्य पदार्थ F1 के x मात्रक तथा भोज्य पदार्थ F2 के y मात्रक मिश्रित की जाती है। मात्रक देखिए इसलिए है क्योंकि इनका जो मूल्य है वो प्रति मात्रक है, तो इनका जो कुल मूल्य होगा देखिए पहले वाले का है 4 रुपए प्रति मात्रक, तो x मात्रक के कितने हो गए 4x, और दूसरे वाले का है देखिए 5 रुपए प्रति मात्रक, यानी कि ये कितना हो गया 5y, 4x प्लस 5y ये हो गया देखिए z इज इक्वल टू 4x प्लस 5y रुपीज। अब देखिए ये चार्ट मुझे कंप्लीट करना है, उसमें सिर्फ मैंने ये बात लिखी है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि जो भोज्य पदार्थ F1 में रखा है, भोज्य पदार्थ F1 की एक इकाई में यानी कि वो एक मात्रक ही है, कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज हैं। देखिए F1 की एक मात्रक में 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज हैं। चलिए ये भी कंप्लीट। और दूसरे भोज्य पदार्थ की एक इकाई में यानी एक मात्रक में कम से कम 6 मात्रक विटामिन ए और 3 मात्रक खनिज हैं। अब ये चार्ट कंप्लीट हो गया। अब आता है अगला काम, इनके व्यवरोध बनाना। कैसे बनेंगे? पहला व्यवरोध देखिए बनेगा विटामिन ए के लिए। जो विटामिन ए की हमारी रिक्वायरमेंट है, विटामिन ए हमें कम से कम 80 मात्रक चाहिए। और एक बात ध्यान रखें, समीकरण जो आपकी बनती है वो इस तरीके से बनेगी। अगर आप ऐसे चार्ट बनाते हैं तो ये इस तरीके से बनेगी। विटामिन ए की समीकरण ये इस तरीके के, कितना देखिए इसके एक मात्रक में 3 मात्रक विटामिन ए, इस भोज्य पदार्थ के प्रति मात्रक में 3 मात्रक विटामिन ए है, तो x मात्रक में कितने हो गए 3x, प्लस इसके एक मात्रक में 6 मात्रक, तो y मात्रक में कितने हो गए 6y, 3x प्लस 6y। रिक्वायरमेंट कितनी है 80, चिन्ह मैंने देखिए अभी छोड़ दिया है। दूसरा आता है खनिज की रिक्वायरमेंट। क्या है देखिए खनिज, वो आता है युवा। पहले भोज्य पदार्थ में देखिए 4 मात्रक हैं, एक मात्रक में 4 मात्रक खनिज है, तो x मात्रक में कितने हो गए 4x मात्रक खनिज, प्लस इसके एक मात्रक में 3 मात्रक खनिज है, तो y मात्रक में कितने हो गए 3y। और ये इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 100। अब देखिए यहां चिन्ह की बात है, हमें कम से कम 80 मात्रक चाहिए विटामिन ए। कम से कम 80 का मतलब 80 भी हो सकती हैं, 80 से ज्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, 80 या 80 से ज्यादा। ये टोटल जो खनिज है 100 या 100 से ज्यादा, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ये आ गया देखिए। अब देखिए जो पिछला क्वेश्चन था शायद मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, वैसे हर क्वेश्चन में लिखना है, ये x और y आपके ये हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। शायद मैं अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें ये बात मैं लिखना भूल गया होगा, वो आप ध्यान रखेंगे। ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, ये हमेशा कैसे होंगे पॉजिटिव, ये आपको लिख के दिखाने जरूरी है। अब देखिए इसका हमें न्यूनतमीकरण करना है, क्योंकि कुल मूल्य इसकी न्यूनतम लागत हमें निकालनी है, यानी न्यूनतमीकरण z बराबर 4x प्लस 5y। व्यवरोध आपके लिखे गए हो गए। अब आते हैं इनके चार्ट बनाने। 3x प्लस 6y इक्वल टू 80। और दूसरा क्या है 4x प्लस 3y
इक्वल टू 100। वही मेथड देखिए, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। सारी असमीकाओं का यानी सरल रेखाओं का जो चित्र बनाना है आपको, वो इसी तरीके से बनाएं, बेटर है। एक बिंदु x अक्ष पर निकलता है, दूसरा y अक्ष पर। x का मान 0 रखा, y का मान 80/6 यानी कि 40/3, और y का मान 0 रखा, x का मान 80/3। चलिए कंप्लीट हो गया। x का मान 0, y का मान 100/3, और y का मान 0, x का मान 25। अब देखिए ये संख्याएं, ये करीब 13 के आसपास है, ये करीब 26-27 के आसपास है, 33 के आसपास है, ये 25 है। चलिए मैं यहाँ 10 के डिफरेंस में ले रहा हूं, 10, 20, 30, 40, 50। मैंने यहां भी वही लिया है, 10, 20, 30, 40, 50। x का मान 0, y का मान 40/3, और 40/3 का मतलब देखिए 13.3। तो 13.3 वो देखिए यहां होगा कभी, ये मैंने बनाया। और ये कितना है देखिए 80/3, 0 यानी कि करीब 26.7, उसे 27 भी मान सकते हो आप। 27 करीब वो देखिए कहां होगा, ये आपकी पहली असमीका का चित्र है, यानी कि 3x + 6y = 80। और दूसरी असमीका, चलिए मैंने यहां समीकरण लिखी नहीं है, 0,100/3, ये करीब 33 आएगा। तो 33 करीब देखिए वो यहां होगा। और 25,0, 25 देखिए ये 27 है, 25 के बीच में ही होगा जहां पर इस तरीके से, ये हुआ आपका दूसरा। आगे 3x + 6y = 80, 4x + 3y = 100 ग्राफ हो गया। अब आता है सतारक क्षेत्र की बात। मूल बिंदु रखते देखते हैं, 0 + 0, 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। 0 बड़ा है 80 से, ये बात गलत हुई, यानी इसे मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता। 0 + 0, 0, 0 बड़ा है 100 से, ये बात असत्य हुई। मूल बिंदु इसे भी संतुष्ट नहीं करता, यानी इसके लिए हम वो क्षेत्र लेंगे जिसमें मूल बिंदु सम्मिलित नहीं हो, क्योंकि मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं कर रहा है। यानी मूल बिंदु के दूसरी तरफ का भाग, ये वाली रेखा देखिए, इसके दूसरी तरफ ये वाला भाग हो गया, और इस वाली असमीका के लिए वो भी देखिए ये वाला भाग हो गया। तो दोनों में जो कॉमन भाग आएगा वो देखिए बाहर का रीजन होगा इस तरीके का। ये जो रीजन है ये है देखिए सुसंगत क्षेत्र। इसमें 3 कोणीय बिंदु हैं। एक तो ये वाला कितना है, चलिए मैं लिख देता हूं, 0,100/3, 0,100/3। और दूसरा देखिए वो ये वाला है, ये नहीं है, देखिए वो ये वाला है, और ये है 80/3, 0। मैं यहां लिख देता हूं 80/3, 0। तीसरा बिंदु देखिए वो ये है, जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, वो हमें निकालना पड़ेगा इन समीकरणों को आपस में हल करके। अब इन समीकरणों को अगर हल करना है, चलिए मैं इसकी 2 से गुणा कर देता हूं। 8x + 6y = 200, माइनस किया तो कितना बचा, 5x बराबर 120। x का मान 24 आ गया। x का मान अगर 24 है तो y का मान 4/3, बिल्कुल ठीक, x का मान 24 और y का मान 4/3। आप लोग हल करके देख सकते हैं,
x का मान 24 आ रहा है और y का मान 4/3 है। यानी सुसंगत क्षेत्र के जो कोणीय बिंदु हैं वो आपके ये तीनों होंगे, या आप लाइन लिखते हैं सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु 0,100/3, 24,4/3 और 80/3, 0 है। मैं आपको देखिए सीधा चार्ट बना के भी दिखा रहा हूं। कोणीय बिंदु और जो आपका रैखिक फलन है 4x + 5y, रैखिक उद्देश्य फलन, इसी को हमें दिखाना है कि न्यूनतम कब होगा। पहला कोणीय बिंदु 0,100/3, दूसरा कोणीय बिंदु 24,4/3 और तीसरा कोणीय बिंदु 80/3, 0। x का मान 0, y का मान 100/3, तो 100/3 गुणा 5, 500/3 रुपए, करीब 167 रुपए करीब बैठेंगे ये, 166.66, तो वो 167 ही हुए। 24,4/3, x का मान 24, 96, 96 + 20/3, 96 + 20/3, तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो यह आता है 308/3। और तीसरा 80/3, 0, 80/3 तो 320/3, वो आता है। तो देखिए सबसे कम कीमत क्योंकि बटे में 3 है वो यही है, 308/3 रुपए, यानी करीब 102 रुपए 67 पैसे। ये आपकी न्यूनतम लागत होगी, यानी कि न्यूनतम मूल्य कौन से बिंदु पर? 24,4/3 पर, यानी भोज्य पदार्थ F1 के 24 मात्रक और भोज्य पदार्थ F2 के 4/3 मात्रक। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 9, आहार संबंधी समस्या। अब देखिए अगली समस्या है जो शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10, वो एक उर्वरकों के लिए क्वेश्चन दिया गया है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। दो प्रकार के उर्वरक F1 और F2 में, F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक एसिड है, F2 में 5% नाइट्रोजन 10% फास्फोरिक एसिड है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान को यह लगता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और 14 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। यदि F1 की कीमत 6 रुपए प्रति किलोग्राम और F2 की कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग के लिए चाहिए ताकि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके। देखिए आपको मूल्य न्यूनतम दिखाना है, दोनों उर्वरकों का टोटल मूल्य वो न्यूनतम दिखाना है, तो जो उनका कुल मूल्य होगा वो होगा आपका रैखिक फलन। और उनकी कीमत देखिए किसके हिसाब से दे रखी है? 6 रुपए प्रति किलोग्राम, 5 रुपए प्रति किलोग्राम, तो आप इन्हें किलोग्राम में मानेंगे। माना उर्वरक F1 के x किलोग्राम तथा उर्वरक F2 के y किलोग्राम उपयोग में लाए जाते हैं, तब इनका कुल मूल्य देखिए पहले वाले का कितना? 6 रुपए प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम का 6, x किलोग्राम का कितना हो गया? 6x। और दूसरे वाले का 5 रुपए प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम के 5, y किलोग्राम के 5y, 6x + 5y। चलिए ये बात मैंने लिख दी, इसे हमें दिखाना है न्यूनतम का होगा। अब देखिए दो प्रकार के उर्वरक हैं F1 F2, और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपको दे रखे हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड हैं, तो इसका भी हम चार्ट बना सकते हैं। उर्वरक F1 में कितने परसेंट नाइट्रोजन है? चलिए लिखता हूं मैं, F1 में 10%, मैं चलिए यहां परसेंटेज में ही लिखता हूं, 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक एसिड है। और उर्वरक F2 में जो है 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक एसिड है। पहला क्वेश्चन ऐसा है जो परसेंटेज में है,
अब इनकी देखिए आवश्यकता कितनी है, ये तीसरी लाइन में लिखा है, उसे अपनी फसल के लिए 14 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है और 14 किलोग्राम फास्फोरिक एसिड की आवश्यकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसका मतलब यहां जो व्यवरोध बनेंगे, एक तो नाइट्रोजन के लिए बनेगा और दूसरा किसके लिए बनेगा, फास्फोरिक एसिड के लिए। पहला व्यवरोध नाइट्रोजन का और दूसरा व्यवरोध फास्फोरिक एसिड का। चलिए देखते हैं क्या बनता है। पहले उर्वरक में 10% नाइट्रोजन है, 10%। पहले उर्वरक के कितने हैं, x किलोग्राम, तो x का 10% यानी कि 10x/100 प्लस दूसरे उर्वरक में नाइट्रोजन कितनी है, 5%। इसकी मात्रा कितनी है, y किलोग्राम, तो y का 5% यानी कि 5y/100 और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 14। चिन्ह देखिए मैंने छोड़ दिया। पहली समीकरण ये बन गई। अब दूसरी आती है देखिए, x किलोग्राम का 6%, 6x/100 और y किलोग्राम का 10%, 10y/100। इसकी रिक्वायरमेंट भी कितनी है, 14। अब देखिए रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकता, लिखा भी है क्लियर। आवश्यकता का मतलब है कम से कम इतनी चाहिए, इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा हो जाए और अच्छी बात है, यानी कि 14 से ज्यादा हो या 14 के इक्वल हो, ये है रिक्वायरमेंट। ऐसे ही ये 14 से ज्यादा हो या 14 के इक्वल हो। अब देखिए अगर मैं इस असमीका को सही करके लिखता हूं तो ये असमीका देखिए मैं यहां लिख देता हूं इन असमीकाओं को। अगर हम इसका पहले एलसीएम लेते हैं 100 आएगा, 100 गया गुणा में 10x + 5y बराबर 1400, 10x + 5y बराबर 1400 और 5 से अगर मैं भाग कर दूं तो 2x + y बराबर 1400/5 यानी कि 280। इनका समीकरण ऐसे ही लिखी रहने दें, समीकरण जो लिखे हैं वो भाग करते हुए लिखें, इसका ग्राफ बनाना देखिए आसान पड़ेगा। अब आता है दूसरा, पहले 100 गया गुणा में 1400, ये फिर 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो 3x + 5y = 1400/2 यानी कि 700। ये आपकी दूसरी बात है। और ये देखिए ये बात, ये आपको जरूर लिखनी है, x और y क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये मात्राएं हैं। ये मैंने 5 से भाग करके लिखा, बिल्कुल ठीक, और ये मैंने 2 से भाग करते हुए लिखा। अब इनका आता है ग्राफ बनाना। और देखिए ग्राफ का मेथड वही है, एक बार हम x का मान 0 रख दें और एक बार y का मान 0 रख दें, यानी एक बिंदु हम x अक्ष पे निकाल लें और दूसरे बिंदु निकाल लें हम y अक्ष पर। x का मान 0 रखा, y का मान 280, y का मान 0 रखा, x का मान 140, x का मान 0 रखा, y का मान 140, y का मान 0 रखा, x का मान 700/3। अब ये देखिए संख्याएं अगर मैं देखता हूं, या तो मैं देखिए 50-50 के ही डिफरेंस पे लेता हूं। चलिए 50 के डिफरेंस पे ले लेते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, 50, 100, 150, 200, 250। पहला बिंदु 0,280, 0,280 यानी देखिए 300 करीब यहां होता, मैं चलिए 280 को यही मान लेता हूं, ये आपका 280 है। और 140,0, 140 होगा देखिए यहां पर 140,0, ये मैंने मिला दिया।
पहला व्यवरोध यानी कि पहली असमीका कंप्लीट। 0,140 वो देखिए ये वाला बिंदु हुआ। 700/3 700/3 का मतलब देखिए हो गया 233 233। तो 233 करीब देखिए वो यहां होगा। ये दूसरी असमीका हो गई यानी कि दूसरा व्यवरोध। अब आता है देखिए मैंने समीकरण नहीं लिखी है, आप लोग लिख दें। अब इनका केवल क्षेत्र देखने की बात आती है। अगर हम मूल बिंदु रखते हैं तो 0 + 0 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। ये बात तो असत्य है, इसका मतलब मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं करता है। और 0 + 0 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, ये भी बात असत्य है, यानी मूल बिंदु इसे भी संतुष्ट नहीं करता है। तो ऐसा क्षेत्र लेना है, मूल बिंदु इसमें भी सम्मिलित नहीं है, मूल बिंदु इसमें भी सम्मिलित नहीं है, यानी मूल बिंदु के दूसरी तरफ का एरिया। देखिए पहली असमीका मूल बिंदु की तरफ का एरिया ये है, इसकी दूसरी तरफ का ऊपर ही होगा, और इसके लिए भी मूल बिंदु के दूसरी तरफ वाला एरिया ये है। तो देखिए दोनों असमीकाओं में जो कॉमन वाला भाग हुआ वो देखिए यही हुआ जितना बाहर का रीजन है, क्योंकि इसके लिए भी मूल बिंदु के दूसरी तरफ का एरिया वो देखिए ये आ रहा है, और इसके लिए भी मूल बिंदु के बाहर का एरिया वो देखिए ये आ रहा है। यही आपका हुआ सुसंगत क्षेत्र। अब इन्हीं के कोणीय बिंदुओं में लिख देता हूं। देखिए एक तो कोणीय बिंदु ये है 0,280 0, मैं चलिए यहां लिख देता हूं सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु 0,280। देखिए दूसरा बिंदु ये है 700/3,0, और तीसरा बिंदु आएगा देखिए ये इन असमीकरणों को आपस में हल करके, इन समीकरणों को आपस में हल करके। अगर हम इन्हें आपस में हल करते हैं, चलिए मैं हल करके देखता हूं। इसकी अगर 5 से गुणा करता हूं तो 10x माइनस के, क्योंकि 5y से 5y कैंसिल, तो 7x बराबर 700। x का मान 100 आता है, y का मान 80 आता है। चेक करके देख लेते हैं, x का मान 100 आता है, y का मान 80, बिल्कुल ठीक 100,80। तो तीसरा बिंदु हो गया 100,80। अब इन्हीं तीनों कोणीय बिंदु में से कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु है जिस पर ये जो मूल्य है z = 6x + 5y ये न्यूनतम होगा। देखिए चलिए कैसे। पहला बिंदु 0,280, दूसरा बिंदु 700/3,0, और तीसरा बिंदु 100,80। 0,280, x का मान 0 रखा, y का मान 280, 1400 रुपए। 700/3,0, x का मान 700/3, y का मान 0, ये भी 1400। 100,80, 600 + 400, 1000 रुपए। यही इसका न्यूनतम मूल्य है। न्यूनतम मूल्य 1000 रुपए कौन से बिंदु पर? 100,80 पर, यानी कि उर्वरक F1 के 100 किलोग्राम और उर्वरक F2 के 80 किलोग्राम उपयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन इन्होंने बहुविकल्पीय के रूप में दिया, मैं हो सकता आपको इसी पे ही हिंट देता हूं। आपको देखिए असमीकरण भी बनी हुई मिली, कोणीय बिंदु भी आपको दे रखी है 0 0 5 0 3 4 0 5। फलन आपको दे रखा है z = px + qy। z का जो अधिकतम मान है वो दोनों पर घटित होता है, 3,4 पर और 0,5 पर। देखिए मैं ये
ये चीज आपको यहां लिख के दिखाता हूं, z इज इक्वल टू px प्लस qy। अब देखिए अधिकतम मान इसका कौन से बिंदु पर है, 3,4 पर। तो अगर हम इसमें 3,4 रखें तो अधिकतम मान कितना हो गया, 3p प्लस 4q, ये इसका अधिकतम मान है। और अधिकतम मान और कौन से बिंदु पर है, 0,5 पर। तो 0,5, x का मान 0, y का मान 5, तो 0 प्लस 5q, ये 5q हो गया। ये भी अधिकतम है, ये भी अधिकतम है। अब देखिए इनमें संबंध क्या है आपस में, देखिए मैं इसी क्वेश्चन में बताता हूं। अगर आप इसमें कहते हैं कि अधिकतम कौन सा है, ये भी अधिकतम है क्योंकि दोनों सेम है, और ये भी अधिकतम है तो दोनों आपस में कैसे, बराबर। इसका मतलब क्या है, अगर ये भी अधिकतम है और ये भी अधिकतम है, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। यानी 3p प्लस 4q बराबर 5q। इसे हल करेंगे तो आता है q बराबर 3p। ये संबंध हुआ Q में, यानी इसका ऑप्शन जो हुआ वो डी ऑप्शन हुआ। अब देखिए ये प्रश्न हमारी कंप्लीट होती है। मैंने पिछली वीडियो में ही आपको इसके 4 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, वो थी सब उत्पादन संबंधी समस्याएं। अब देखिए इसकी अगली जो प्रश्नावली है वो रिवीजन प्रश्नावली यानी कि विविध प्रश्नावली होगी। उसमें इससे भी अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।